हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी लोगों को आयुष्मान खुराना की अनेक मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जहाँ पर ये मूवी कई सारे सोशल इश्यूज़ को उठाने का काम करती है। तो इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक पब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम इस मूवी की मेन कैरेक्टर लाडो नाम की एक लड़की है, जो इस पब में अपनी एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में आई हुई होती है। पर अचानक से इस पब में पुलिस की रेड पड़ जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ की पुलिस कांस्टेबल इसके साथ बहुत मिसबिहेव करती है और इसे पकड़कर ले जाने लगती है और इसे पीटती भी है, क्योंकि ये लोग नॉर्थन ईस्ट की रहने वाली थी और इन लोग दिखने में थोड़े अलग लगते थे। इसलिए यहाँ के पुलिस, यहाँ के लोग उससे काफ़ी डिफरेंट बिहेव करते थे। और वे इसके बाद अगले दिन हमें पता चलता है कि जो आर्डो है वो एक बहुत बड़ी बॉक्सर है और उसे इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का शौक़ है, ताकि वह अपनी बात बड़े लोगों तक पहुंचा सके। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि वह पिछले रात पब में गिरफ्तार हो गई थी। यही बात वहां के इंटरनेशनल कोच के सिलेक्शन करने वाले लोगों को भी पता चल गई थी और इसी वजह से वे लाडो का सिलेक्शन नहीं करते हैं। जहाँ पे लाडो के कोच जाकर के वहाँ के सिलेक्शन करने वालों को समझा रहे होते हैं कि इसमें लाडो की कोई गलती नहीं है, वो तो दरअसल पुलिस वालों ने उसे बिना रीज़न के ही गिरफ़्तार कर लिया था, जबकि उसने ना कोई ड्रग्स लिया था ना ही कोई शराब पी थी। इसके बावजूद सिलेक्शन करने वाले उसके कोच की कोई बात नहीं सुनते और उसे कहते हैं कि इससे उसकी गिरफ़्तारी का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इससे उसकी नॉर्थन ईस्ट का लेना देना है कि वो एक नॉर्थन ईस्ट की रहने वाली है। और इसके बाद हमें अगले सीन में इस मूवी के सबसे मेन कैरेक्टर यानी आयुष्मान खुराना को दिखाया जाता है, जिसके इस मूवी में नाम अमन होता है। और हमें बताया जाता है कि अमन ने इसमें एक अंडरकवर एजेंट है जो सरकार के लिए बहुत सारे काम करता है और वह 10 सालों से ऐसे ही काम करते आ रहा है। और फिर हमें यहाँ पर एक स्टोरी पता चलती है नॉर्थन ईस्ट की, जहाँ पे यहाँ पे गवर्नमेंट ने अमन को इसलिए बुलाया था ताकि वह जाकर टाइगर टांगा से के साथ एक मुआहदा करके आ सके और उसे इसके लिए नॉर्थन ईस्ट जाना होगा। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि केंद्र और राज्य की सरकार होने के बावजूद टाइगर सांगा एक बहुत पावरफुल आदमी है और उसके पास अपनी खुद की फ़ौज है जो नॉर्थन ईस्ट को कंट्रोल करता है। यही वजह है कि पूरी गवर्नमेंट भी उससे लड़ने के बावजूद अभी तक जीत नहीं पाई होती और वह एक पीसफुल एग्रीमेंट करना चाह रहे होते, जिसके लिए उन्होंने अमन को रिक्रूट किया, क्योंकि इससे पहले भी अमन ने गवर्नमेंट के लिए काफ़ी बार काम किया और उसने अभी तक से कोई भी निराशा नहीं की। उसने अपने हर एक मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। और इसके बाद हम अगले सीन में टाइगर सांगा को देखते हैं, जो एक मीडिया इंटरव्यू दे रहा था, जिसमें वह कहता है कि वो मीडिया गवर्नमेंट की बात नहीं मानने वाला है और ना ही तो वे लोग हम लोगों को इंडिया का पार्ट समझते हैं और ना टाइगर सांगा भी खुद को इंडिया का पार्ट समझता है। और इसके बाद वह ये भी बताता है कि कुछ दिन बाद उनकी इंडिया के कुछ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग है, जहाँ पर होने वाले पीसफुल प्रोटेस्ट के बारे में वो लोग बात करने के लिए आ रहे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं अमन को, जब वो अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए नॉर्थन ईस्ट में चला गया होता है और यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी कोई आइडिया नहीं होता है। और जहाँ अमन इससे पहले भी ऐसे कई मिशंस को कंप्लीट कर चुका होता है, तो उसे भी ऐसे मिशंस को कंप्लीट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। और ये नॉर्थन ईस्ट में अमन का नाम जोशुआ होता है। वैसे तो ये नाम काफ़ी हार्ड है, हाँ, पर मैं कंटिन्यू कर लूँगा। और यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि सरकार ने जोशुआ को यहाँ अलगाववादियों पर नज़र रखने के लिए भेजा है, ताकि जब गवर्नमेंट और टाइगर सांगा के बीच में एग्रीमेंट हो तो वो यहाँ पर कुछ उल्टे सीधे काम कर उस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। और दूसरी तरफ हमें ये भी पता चलता है कि गवर्नमेंट ने स्पेशली जोशुआ को यहाँ पर कुछ एक निश्चित माहौल बनाने के लिए भेजा होता है, ताकि वो ऐसा माहौल क्रिएट कर सके ताकि टाइगर सांगा खुद विवश हो जाए कि वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट कर पाए। और इसके बाद हमें पता चलता है कि जब इंडियन गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर्स टाइगर सांगा से मिलने आने वाले होते हैं, तो उसके जस्ट कुछ दिन पहले ही जॉनसन नाम का एक ग्रुप एक्टिव हो जाता है और वो पूरे नॉर्थन ईस्ट में अपना तहलका मचाने लगता है। जिसके बाद जोसेफ इसके बारे में पता करने लगता है और उसे एक डीलर भी मिलता है जो बेसिकली ड्रग्स और वेपन्स सप्लाई करने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं जोसेफ को ये शक भी होता है कि कहीं ये लोग जॉनसन ग्रुप से तो जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए वह उससे पूछता है कि तुम किस ग्रुप से जुड़े हुए हो, जिस पे वह जवाब देता है कि जॉनसन ग्रुप से तो बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पर फिर जोसेफ
कुछ सोचता है और उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी तरफ फिर पुलिस आने लगती है, क्योंकि वो अभी एक अंडरकवर एजेंट था और उसकी आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी कोई पता नहीं था और ना ही वह इसे रिवील कर सकता था, क्योंकि इससे उसे और ख़तरा होता। उसके बाद हम देखते हैं कि उसी के ठीक कमरे के बाहर जो उसका दोस्त वहाँ पे पहरेदारी कर रहा था, उसे वह पुलिस दिख जाती है, जिसके बाद वह तुरंत जोसेफ को इन्फॉर्म कर देता है, जिस पर वह उस आदमी को अभी जाने के लिए कहता है, जिस पर वह आदमी जोसेफ को अपने साथ चलने का बोलता है कि वह अपने आदमियों के साथ साथ उसे भी बचा लेगा और वह अपने साथ चले, जिस पर जोसेफ उसे जवाब देता है कि वह वैसी जगह जाता ही नहीं है जहाँ से उसे निकलना ना आता। तो गाइस, मैं यहाँ जोसेफ का नाम अब अमन के नाम से कैरी करूँगा, क्योंकि यार ये बहुत भारी नाम हो रहा है, प्लीज़। हाँ। और उसके बाद हम अगले सीन में इस मूवी के दोनों मेन कैरेक्टर्स को, आर्डो और अमन को देखते हैं, जहाँ पर हमें देखकर ये पता चलता है कि आर्डो और अमन एक दूसरे को पसंद करते हैं। पर आर्डो को अमन के आइडेंटिटी के बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं होता है कि अमन एक अंडरकवर एजेंट है। और यहाँ पर इस मूवी के कुछ ट्विस्ट रिवील होते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि आर्डो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेलना चाहती है, ताकि वह अपनी बात बड़े से बड़े लोगों को रख सके। जहाँ पर वह अपने देश का नाम ऊंचा करना चाहती, तो दूसरी तरफ हमें उसके फादर के बारे में पता चलता है कि वह रियल में इंडियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है, और वह उल्टा अपनी बेटी को भी यही सब बताता रहता है कि वह ये देश उसका नहीं है, यहाँ के लोग उसके नहीं है, यहाँ के लोग उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, उन्हें अपने देश का नागरिक नहीं मानते हैं, और इस देश के लोगों ने हमेशा हमारे साथ भेदभाव ही किया है। फिर उसके हमें पता चलता है कि उसके फादर रियल में एक टीचर है, जो एक स्कूल में भी पढ़ाते हैं, और वह अपने स्कूल में भी बच्चों को ऐसे ही भड़काने का काम करते थे कि ये देश हमारा नहीं है, यहाँ के लोग अपने नहीं हैं, हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर टाइगर सांगा अपनी चेयर पर बैठा हुआ होता है, और उसके जस्ट सामने इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए 2 मिनिस्टर अपनी हाथों में फ़ाइल लिए खड़े हुए होते हैं, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह उसी एग्रीमेंट के लिए आए हुए होते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जिस चीज़ में माहिर है वो तो वही करेगी, तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये गवर्नमेंट के मिनिस्टर आकर के टाइगर सांगा को कुछ ऑफ़र देते हैं कि वह इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिल करके काम करे, यहाँ पीस कायम करे, बदले में वह उसे चुनाव लड़वाएंगे और उसे इस जगह का मुख्यमंत्री बनाएंगे, और वे वह उसे बहुत सारे ऑफ़र्स करते हैं। और उसके अलावा इन लोग इस मीटिंग में वही जॉनसन ग्रुप के बारे में भी बात करते हैं कि उस ग्रुप को किसी भी तरीके से ख़त्म करना होगा, वरना ये फ्यूचर में नॉर्थन ईस्ट के लिए काफ़ी हानिकारक होगा। और उसके बाद ये कुछ दिन बाद नॉर्थन ईस्ट में होने वाले एक रैली के बारे में भी बात करते हैं। और उसके बाद इस मूवी का एक और ट्विस्ट रिवील होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि रियल में ये जॉनसन ग्रुप अमन का ही बनाया हुआ है, जिसे उसने जानबूझ करके टाइगर सांगा को गवर्नमेंट के सामने झुकने पर मजबूर करने के लिए बनाया था, ताकि टाइगर सांगा गवर्नमेंट के पीसफुल एग्रीमेंट को मान जाए। लेकिन हमें यहाँ पर एक और ट्विस्ट पता चलता है कि रियल में एक और जॉनसन ग्रुप बन चुका है, जो और हरकत में आ चुका है, लेकिन इसके बारे में अमन को ज़रा भी खबर नहीं कि एक रियल जॉनसन ग्रुप भी आ चुका है। और इसके बाद हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है, जो अपनी हाथ में गन लिए हुए प्रैक्टिस कर रहा होता है, और हमें पता चलता है ये सब जॉनसन ग्रुप में शामिल हुए हुए लोग हैं, जो कि अब जॉनसन ग्रुप के लिए लड़ते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक गांव में या उसी गांव में शायद बहुत सारे पुलिस वाले आकर के वहाँ के लोगों को गिरफ़्तार करके लेके चले जाते हैं कि ये सभी अलगाववादियों से मिले हुए हैं। और उसके बाद हमें उस लड़के रिको के बारे में पता चलता है कि वह भी इस मूवी का एक अच्छा कैरेक्टर है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि रिको जिसका बेटा है वह उसी के होटल में अभी अमन रहता है, और उसकी वहाँ से जान पहचान है। और फिर वो लेडी तुरंत अमन को कॉल करके पूरे सिचुएशन के बारे में बताती हैं, जहाँ पर अमन तुरंत अभी उनके पास आता है, और फिर वह उन्हें ले कर के पुलिस स्टेशन जाता है, और फिर वह बड़े आसानी से रिको को पुलिस स्टेशन से छुड़ा करके लेकर के वापस चला आता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे फिर वहाँ पर टाइगर सांगा के आर्मी के लोग आते हैं, जो वहाँ से कुछ लोगों को पकड़ के लेके जाते हैं और कहते हैं कि ये अलगाववादी हैं, और वे ऐसा इसलिए करते हैं कि कुछ दिन बाद यहाँ एक रैली थी और उन्हें शक था कि ये लोग इस रैली में कुछ हरकत कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि अमन की मदद के लिए एक अंजा IPS अंजा वाइकनंडो को भेजा जाता है, जिसे गवर्नमेंट ने अमन की मदद के लिए भेजा होता है।
और कुछ दिन बाद फिर टाइगर संघा की आर्मी उस गांव में आती है और वहां के लोगों को चेतावनी देती है कि अगर वह लोग टाइगर संघा के खिलाफ गए तो फिर उन्हें मार दिया जाएगा। और फिर यहाँ पर देखते देखते हम देखते हैं कि जॉनसन के लोगों और संघा के आर्मी के बीच में फ़ाइट शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रैली होने वाली थी उस रैली में कई सारे बम धमाके हो जाते हैं, जिससे इंडियन मिनिस्टर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि अब जब टाइगर संघा इस पीसफुल एग्रीमेंट के लिए मान चुका था तो इन बम धमाकों से उनकी और ज़्यादा इमेज ख़राब हो जाएगी। तो अब वह समझ जाते हैं कि अगर उन्हें टाइगर संघा के साथ ये पीसफुल एग्रीमेंट करना है तो उन्हें किसी भी तरीके से अब जॉनसन को मिटाना ही होगा। और इसके बाद वहाँ की सिचुएशन को संभालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट अबरार भट्ट, जिन्होंने अमन को इस जगह पर लगाया था, उन्हें यहाँ भेजती है और वह अब यहाँ पर आकर अमन से बात कर इस पूरी सिचुएशन को जानने के लिए यहाँ पर आ गए होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर अबरार भट्ट रात में अमन से मिलने के लिए आए हुए होते हैं और वह अमन को बताते हैं कि अब जब टाइगर संघा पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए तैयार हो चुका है तो अब उसे किसी भी तरीके से बस जॉनसन को मिटाना होगा। तो वह बड़े आसानी से टाइगर संघा के साथ वह पीसफुल एग्रीमेंट कर पाएंगे। और यहाँ पर अमन कहता है कि रैली में जो ब्लास्ट हुआ है उसे ऐसा नहीं लगता है कि ये जॉनसन के लोगों ने किया है, क्योंकि वह तो यहाँ के लोगों के लिए काम कर रहा है, यहाँ की आज़ादी के लिए, और वह अपने ही लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। जहाँ पर अबरार भट्ट ये कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है कि ये किसने किया, यहाँ के लोग तो यही समझते हैं कि ये जॉनसन ने किया है, और टाइगर संघा भी यही समझता है कि ये जॉनसन ने ही किया है। और अब अबरार अमन से पूछता है कि आखिर ये नया जॉनसन है कौन और ये चाहता क्या है। जहाँ पर अमन कहता है कि वह बांगनाओ है। जहाँ पर अबरार अमन को एक आइडिया देता है कि वो जो रैली में ब्लास्ट हुआ है उसके बेसिस पे बांगनाओं को अरेस्ट कर सकता है। गाइस, अगर आप बांगनाओं के नाम को लेकर के थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं बता दूं, ये बांगनाओ कोई और नहीं बल्कि हमारे इस मूवी के मेन कैरेक्टर हीरोइन यानी लॉर्डो की फादर हैं। और अब यहाँ पर अमन अबरार सर से कहता है कि अगर हम लोग टाइगर संघा की बातें सुन सकते हैं और उसे पीसफुल एग्रीमेंट करने के लिए मना सकते हैं तो क्या हम जॉनसन से बातें नहीं कर सकते हैं और उसे भी पीसफुल के लिए नहीं मना सकते। जहाँ पर हम देखते हैं कि अबरार उसकी बातों से सहमत नहीं होते और यहाँ उन दोनों के बीच में थोड़ी नोक-झोंक होने लगती है। जहाँ पर लास्ट में अमन कहता है या तो बात सबकी सुनी जाएगी या तो फिर किसी की नहीं। और बांगनाओं को भी कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि अब पुलिस उसे अरेस्ट करने आ रही है और पुलिस को उसके बारे में पता चल चुका है। इसलिए वह लास्ट टाइम अपनी बेटी के साथ मिल करके उसे कहता है कि अब वह लड़ाई के लिए जा रहा है, ऐसी लड़ाई जहाँ पे से उसका बच के आना लगभग नामुमकिन है। और वह उसे बताता है कि वह ये सब उसकी भलाई के लिए कर रहा है। पर हम यहाँ पे देखते हैं कि लार्डो को सब बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता और वह अभी भी अपने इंटरनेशनल चैम्पियनशिप को लेकर के बारे में ही सोच रही होती। और उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस लार्डो के घर पे आई होती है, जहाँ पर बांगाओ अब नहीं होता है। तो लार्डो कह देती है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। और अब हम अमन को देखते हैं जो लार्डो के घर पे उसे पिकअप करने के लिए आया था, क्योंकि अब लार्डो की चैम्पियनशिप स्टार्ट होने वाली थी। तो वह उसके घर गया होता है उसे पिकअप के। पर वह जब घर में आता है तो फिर लार्डो अपने कुछ सामान को लेने के लिए चली जाती है, जहाँ पर अमन वहाँ पे बांगर के कुछ सामान को देखकर उसे ढूंढने लगता है और देखने लगता है। पर लार्डो वापस आकर के उसे ऐसा करते हुए देख ले और उसे अब अमन पर शक होने लगता है और वह पूछती है कि अमन आखिर कौन है। जहाँ पर अमन उसकी कोई बात का सीधा जवाब ना देते हुए उसे टेढ़ा जवाब देता है कि उसे आखिर पता चल जाएगा कुछ दिनों बाद कि वह आखिर कौन है। और उसके बाद फिर हम बांगनाओ और अमन की एक मीटिंग देखते हैं, जहाँ पर वह दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। जहाँ पर अमन बांगनाओ को बताता है कि वह एक पुलिस वाला है और उसे सरेंडर करने के लिए बोलता है। पर जहाँ पर बांगनाओ उसे कहता है कि यहाँ तो हमारे देश या इंडिया के लोग ही हमें अपने देश का नहीं मानते, तो हम इंडिया को अपना देश क्यों माने। और यहाँ 7 साल का बच्चा जब अपने स्कूल जाता है तो हर 20 मिनट की दूरी पर उसे एक पुलिस ऑफिसर दिखता है, जो उसे ऐसी नज़रों से देखता है मानो जैसे वो कोई आतंकवादी हो। तो आखिर वह बच्चा ख़ुद को कैसे मान सकता है कि वह इंडियन है और वही यहीं का रहने वाला है, जहाँ ख़ुद के लोग ही उसे ऐसी नज़रों से देखते हैं। और उसके बाद वह ये भी कहता है कि जब यहाँ पर से जब भी बॉर्डर के लिए सेना गुजरती है तो यहाँ पर हमें इतना नुकसान होता है, यहाँ के लोगों की खेती बर्बाद हो जाती है, पर फिर भी गवर्नमेंट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ अपनी सेना ले जाने का होता है और बस उससे होने वाले फ़ायदों और उन्हें और भी बहुत सारे
प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब वह लोग बात कर ही रहे होते हैं तो अमन का वो IAS ऑफिसर साथी जो उसके साथ था वह वहाँ पर पहुँचकर अटैक करने लगता है, जिसके बाद हम अमन और उस IPS ऑफिसर को दोनों को साथ में देखते हैं, जहाँ पर अमन एक डायलॉग बोलता है कि क्या सिर्फ हिंदी ही डिसाइड करती है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। जिसके बाद हमें जॉनसन ग्रुप के एक्टिविटीज़ को दिखाया जाता है और पता चलता है कि अब जॉनसन ग्रुप और ज़्यादा एक्टिव हो गया है और वह नए नए हथकंडे अपनाने लगा है। पर इसके बाद हम देखते हैं कि एक रात जॉनसन ग्रुप के ऊपर ही अटैक हो जाता है, जिसमें उसके कई आदमी मारे जाते हैं और मारे जाने वाले लोगों में वही एक लड़का रिको भी होता है, जो वहीं के रहने वाली एक लेडी का बेटा होता है, जहाँ पर अमन रहता था, जिसे लास्ट टाइम अमन ने बचाया भी था। जहाँ पर अमन उन मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि निको की माँ को ये पता चल जाता है कि अमन एक अंडरकवर एजेंट है, जिसके बाद वह उसके ऊपर खूब चिल्लाती है। और अब जॉनसन की लोकेशन का गवर्नमेंट को पता चल जाता है, जहाँ पर गवर्नमेंट अमन को पूरे आर्मी के साथ जा कर के जॉनसन की जगह पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का ऑर्डर देती है, क्योंकि वांग नो जो लॉर्ड का फादर है वो भी जॉनसन के ग्रुप में ही जा कर के उन्हीं के साथ था। जबकि दूसरी तरफ लार्डो जो उसकी बेटी थी, उसे इंडियन लेवल पर बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्शन के बारे में बातें चल रही। और दूसरी तरफ हमें पता चलता है जहां पर गवर्नमेंट ने वांग नो को शूट एंड साइड का ऑर्डर दिया था, पर दूसरी तरफ अमन उसे ज़िंदा पकड़ना चाहता है और कोर्ट में पेश करना चाह रहा होता है, ताकि वह भी अपनी बातें कोर्ट के सामने रख सके। और स्टार्टिंग में अमन के साथ आए हुए जो ऑफिसर्स थे वो उसका साथ देना नहीं चाह रहे होते, पर फिर बाद में वह भी कन्विंस हो जाते हैं। और जब अमन अपने ऑफिसर्स के साथ वहां पहुंचता है तो वह देखता है टाइगर सांगा के लोग भी वहां पहुंचे हुए हैं और टाइगर सांगा और जॉनसन ग्रुप के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई है। वैसे तो अमन नहीं चाह रहा होता है कि वह उन दोनों की लड़ाई के बीच में पड़े, लेकिन उसे डर था कि अगर वह नहीं गया तो टाइगर जॉन के लोग जॉनसन ग्रुप के लीडर और वांगा को दोनों ही को मार देंगे, जिस वजह से अमन भी अपने आर्मी के साथ उस लड़ाई में कूद पड़ता है। और फिर अमन टाइगर सांगा के सारे लोगों को मार देता है और वांगाओं को अरेस्ट कर लेता है। और दूसरी तरफ हम लार्डो को देखते हैं जो फाइट कर करके अपने सारे क्वालिफाइंग राउंड्स को जीतकर फाइनल में पहुंच जाती है और वह अपने गोल्ड मेडल से बस एक कदम दूर होती है। और फिर लास्ट में हम देखते हैं कि लार्डो जो होती है वह गोल्ड मेडल जीत जाती है। गाइस, अगर मैं इस मूवी को अपना पर्सनल रिव्यू दूं तो मुझे ये एक अच्छी मूवी होगी, जहाँ पर ये मूवी हमारे देश में होने वाले कुछ सोशल इश्यूज़ को उठाने का काम करती है, तो दूसरी तरफ ये हमारे पॉलिटिशियंस के अपने स्वार्थ को भी बाहर निकालने का काम करती है, और तीसरी तरफ ये वहाँ रह रहे लोगों की परेशानियों को भी दिखाती है कि वहाँ के रहने वाले लोग किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं। और चौथी बात, अगर आयुष्मान खुराना की एक्टिंग की बात करें तो उनकी एक्टिंग के बारे में हम सब पहले ही से जानते हैं, और मैं इस मूवी को 5 में से 3 स्टार दूँगा। पहला, आयुष्मान खुराना की एक्टिंग के लिए, दूसरा एक सोशल इश्यूज़ को उठाने के लिए, और तीसरा एक अच्छी मूवी रिप्रेजेंट करने। और 2 स्टार कटेगा पहला कमज़ोर स्टोरी लाइन के लिए, दूसरा हर एक चीज़ को पूरी तरीके से एक्सप्लेन ना करने के लिए, जैसे जॉनसन ग्रुप बना ही क्यों, उसका मोटिव क्या था, बहुत सारी चीज़ों को वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, पर ये ऑल इन एवरेज एक अच्छी मूवी रही। तो थैंक यू गाइस, जस्ट कीप सपोर्टिंग, हिट द लाइक बटन एंड थैंक यू गाइस।